जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम माध्यम के आधार पर जो भाषा के प्रकार होते हैं उसमें हम सांकेतिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले की क्लास में मैंने आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में बता दिया था। तो अब हम आज इसमें सांकेतिक भाषा और आगे के बारे में बात करते हैं। सांकेतिक भाषा अर्थात जब विचारों का आदान प्रदान केवल संकेत के रूप में होता है तो हम उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेत का मतलब होता है इशारों में बात करना या फिर यातायात के नियमों की सूचना देना। किसी भी प्रकार का जो मैच होता है उसमें रेफरी के द्वारा जो संकेत दिए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे एक संकेत कहलाते हैं। और संकेत को समझना बहुत ही जटिल काम होता है, क्योंकि जब तक हमें ये ज्ञान प्राप्त ना हो कि किस संकेत का क्या अर्थ है तब तक हम उस भाषा को ठीक से नहीं समझ सकते। तो जब कभी भी विचारों का आदान प्रदान केवल संकेत के माध्यम से होता है तो हम उस भाषा को सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम नोट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि सबसे सरल भाषा कौन सी होती है, जिसे हम आसानी से समझ लेते हैं, तो वह कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा। दूसरा है सबसे कठिन भाषा, तो ऐसी भाषा जिसे समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है वह कौन सी है, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, अगला है कि दो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मौखिक भाषा के द्वारा क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस बात का अर्थ है कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो कौन सी ऐसी भाषा होती है जो उनके विचारों के आदान प्रदान के लिए सबसे उपयोगी और प्रसिद्ध या फिर श्रेष्ठ मानी जाती है, तो क्या कहलाएगी हमारी वो मौखिक भाषा। इसका क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में बनता है कि दो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से किस भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो आंसर क्या बनता है क्वेश्चन का, मौखिक भाषा। ठीक है, अब आगे हम इसमें जानते हैं कि जब तक कोई सार्थक ध्वनि हमें सुनाई ना दे तब तक वह जो ध्वनि है एक सांकेतिक भाषा के रूप में होती है। जैसे पशुओं की या फिर पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो अलग अलग ध्वनि में हमें सुनाई देती है, लेकिन उस ध्वनि का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एक सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब कभी गाड़ियों के हम हॉर्न बजाते हैं तो वो हमें इशारा करती है कि उसको निकलने के लिए मार्ग दीजिए आप, तो वो भी एक क्या होता है, हमारा संकेत होता है। इसी प्रकार से जब कभी आप ताली बजाते हैं या फिर आवाज़ करते हैं हूँ है करके, तो वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे सांकेतिक भाषा के रूप कहलाते हैं। तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। आगे है इसी में कि जब तक कोई शब्द पढ़ने को ना दिया जाए, क्या कह रहा है, जब तक कोई भी शब्द आपको पढ़ने के लिए ना दिया जाए तब तक वह शब्द जो होता है एक सांकेतिक भाषा के रूप में होता है। जैसे ट्रैफिक नियम के जो बोर्ड होते हैं, संकेत लगे होते हैं, जैसे इसमें बना हुआ है ऐसे, इसमें बना हुआ है इस टाइप से बना हुआ है, और इस वाले में ऐसे घुमा के बना दिया इन लोगों ने, तो इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं लिखा है। तो ये सब जो लिखे हैं बोर्ड पर, ये कौन सी भाषा को दर्शाते हैं, सांकेतिक भाषा को। तो इस बात को आप याद रखिए, जब तक कोई ध्वनि सार्थक ना हो तब तक वह ध्वनि सांकेतिक भाषा होती है। जब तक कोई शब्द आपको पढ़ने को ना दिया जाए तब तक वह भाषा भी क्या होती है, हमारी सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, अब आगे हम इसमें हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के बारे में चर्चा करते हैं। इस उद्गम और विकास में हम यह जानेंगे कि हिंदी भाषा किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जन्म लेती है और किन किन भाषाओं के द्वारा हिंदी भाषा का जन्म हुआ गया है, और इसका जो विकास क्रम है वह किस प्रकार से लिखा जाता है। ये हमारा जो क्रम होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए आईएमपी होगा, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम जानते हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं क्या है, प्रचलन में है, जो कि 13 भाषा के जो परिवार हैं उनमें क्या है, अलग अलग रूप से वर्गीकृत हैं। और ये जो 13 भाषा के परिवार हैं उनके जो नाम हैं वह निम्न प्रकार हैं।
आप इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पूरे विश्व भर में 3000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं या प्रचलन में है। और ये जो पूरी भाषाएं हैं सभी की सभी 13 प्रकार के जो भाषा के परिवार हैं उनमें ये क्या है, वर्गीकृत है, जिनमें से हम कुछ परिवारों के नाम जानते हैं। सबसे पहले लिखा है द्रविड़ परिवार, दूसरा है चीनी तिब्बत परिवार, उसके बाद है शूडानी, उसके बाद अमेरिकी परिवार, उसके बाद है बुशमैनी जो कि दक्षिण अफ्रीका का परिवार है भाषा का, उसके बाद है भारूपीय, हमें इसके बारे में अध्ययन करना है क्योंकि भारत और यूरोप से संबंधित है ये। अगला है ऑस्ट्रिक, उसके बाद है यूराल, उसके बाद है अफ्रीकी एशियाई परिवार, उसके बाद सेमेटिक परिवार, उसके बाद होगा टैमेटिक परिवार, आग्रेय परिवार और लास्ट में होगा वाल्टू परिवार। तो इन सभी 13 भाषीय परिवारों में से हमारे काम का जो है वो कौन सा है, भारूपीय परिवार। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा किस परिवार से संबंधित है तो हमारा आंसर हो जाएगा भारूपीय, भारत और यूरोप से संबंधित है। ठीक है, इसमें यदि आपका प्रश्न बनता है कि इन सभी 13 भाषाई परिवारों में हमारी जो हिंदी है वह किस परिवार से संबंधित है तो आंसर क्या हो जाएगा, भारूपीय परिवार। ठीक है, अब हम इसमें आगे जानते हैं भारूपीय जो भाषाई परिवार है वह किस प्रकार से प्रचलन में है। तो भारूपीय जो परिवार है वह भारत और यूरोप में क्या है, विस्तृत रूप से फैला हुआ है, उन दोनों को मिला के इसका निर्माण किया गया है। और इस परिवार की जो शाखा है वह 10 शाखाओं में क्या है, विभाजित है। या फिर आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, यह जो भाषाई परिवार है वह 10 शाखाओं में क्या है, बटा हुआ है। और यदि हम इस परिवार को ध्वनि के आधार पर पढ़ें तो इस परिवार को केवल 2 वर्गों में ही विभाजित किया गया है। वह वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है शतम वर्ग, दूसरा है केतुम वर्ग। शतम वर्ग का मतलब क्या होता है कि इसमें भारतीय और ईरानी भाषा का उदय माना जाता है, जबकि जब केतुम वर्ग के बारे में बात की जाती है तो ये जो केतुम वर्ग होता है यह ग्रीक, जर्मन और इटैलिक भाषा का उदय हुआ माना जाता है। तो आप इसमें याद रखिएगा कि भारूपीय परिवार में कितनी शाखाएं हैं तो आंसर हो जाएगा 10। और ध्वनि के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। पहले का नाम है शतम वर्ग और दूसरे का नाम होगा केतुम। शतम वर्ग भारत और ईरानी भाषा से संबंधित है और केतुम वर्ग ग्रीक, जर्मन और इटैलिक भाषा से संबंधित है। ठीक है, अगला बिंदु है इसमें कि सर्वप्रथम जब बात की जाती है संस्कृत भाषा की तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग अवेस्ता नामक ग्रंथ में माना गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा, हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला बिंदु है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, तो वो कौन सी है, चीन की भाषा है जिसका नाम है मंडारिन। दूसरे नंबर पर कौन सी है, अंग्रेजी। पूरे विश्व भर में हमारी जो भाषा है हिंदी, इसका स्थान कौन सा है, तीसरा। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। अब हम इसमें हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हिंदी भाषा के जो विकास क्रम की जब बात आती है तो हिंदी भाषा का विकास क्रम भारतीय आर्य भाषा से माना जाता है। किस भाषा से माना जाता है, भारतीय आर्य भाषा से। और इसका जो क्रम है वह निम्न प्रकार है। सबसे पहले जो आता है वह कौन सा होता है, प्राचीन आर्य भाषा। और इसका जो समय काल था वह कितना था, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का। और इस आर्य भाषा में प्राचीन में एक था वैदिक संस्कृत, दूसरा कौन सा था, लौकिक संस्कृत। ऐसी भाषा जिसको बोलना बहुत ज़्यादा क्या था, कठिन था, जिसके वर्ण अपने आप में कैसे थे, जटिल थे, जिसको सीखना भी क्या था, कठिन था। जिस भाषा में वेद और उपनिषदों को लिखा गया हो, तो वो सब किस भाषा में लिखे जाते हैं, वैदिक संस्कृत में। और ऐसी संस्कृत जो लोगों के द्वारा प्रचलित हुई, जो कि इस वैदिक संस्कृत का थोड़ा सरलतम रूप था, क्या कहलाई वो आगे चल के, लौकिक संस्कृत। इस भाषा की कठिनाईता और
जटिलता के कारण इसका जो विस्तार था आगे समय के लिए क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाए और इसका जो विकास क्रम था यहीं पे क्या हो गया, बंद हो गया। फिर इसी का एक सरल रूप निकाला गया जिसे क्या कहा गया, लौकिक संस्कृत। तो आगे जैसे ही इसमें मध्यकालीन आर्य भाषा लिखी जाएगी तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो विकास होगा वो किससे माना जाता है, लौकिक संस्कृत से। तो ये वाली भाषा क्या होती है, आगे निरंतर बढ़ती है। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका जो समय काल था वह कितना है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आगे बात करते हैं इसमें, इस भाषा का जो विकास है वह लौकिक संस्कृत से हुआ है या लौकिक संस्कृत से माना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है। पहली है इसमें पाली भाषा, दूसरी है प्राकृत भाषा, तीसरी है अपभ्रंश। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत के नाम से जानते हैं, प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं और अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता है। ये जो भाषा है पाली, ये बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है, आप इसमें याद रखिए कि किस धर्म की भाषा है, ये बौद्ध धर्म की, जबकि प्राकृत भाषा है वह जैन धर्म की भाषा है। ठीक है, इस बात को आप इसमें याद रखिए। तो इन 3 भाषाओं में से ये दोनों भाषाओं का प्रचलन आगे समय में तक नहीं हुआ, तो ये भाषाएं भी आगे चल के क्या हो गई, बंद हो गई। फिर इनमें जो भाषा आगे बढ़ी उसका नाम क्या है, अपभ्रंश भाषा। तो इस अपभ्रंश भाषा से आगे आने वाले आर्य भाषा का निर्माण हुआ, जो कि निम्न प्रकार है। आधुनिक आर्य भाषा का जो समय काल था वह 1000 ईस्वी से अब तक का है। इसमें जब हम बात करते हैं कि आधुनिक आर्य भाषा का विकास किस भाषा से माना जाता है, तो आंसर क्या होगा, अपभ्रंश भाषा से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म की भाषा पाली और जैन धर्म की भाषा प्राकृत, दोनों क्या हो गई, आगे चल के बंद हो गई। तो जो अगली भाषा आई वह कौन सी थी, अपभ्रंश। और उसी अपभ्रंश भाषा का जो रूप बना हुआ क्या कहलाया, आधुनिक आर्य भाषा कहलाया। और इस अपभ्रंश भाषा में निम्नलिखित भाषाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला होता है सौर सैनी भाषा या सौर सैनी अपभ्रंश। इस अपभ्रंश से गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। बेटा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो तब भी हमारा आंसर क्या होगा, सौर सैनी अपभ्रंश। तो इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। तो मैं आपको भली बात ही समझा रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अगला है नेक्स्ट इसी में अपभ्रंश में अर्धमागधी अपभ्रंश। जब हम बात करते हैं इस अपभ्रंश से, तो इस वाले अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी और बघेली व छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म हुआ है। जितने भी मैंने ये गोलपई और चौकोर बनाए हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे अर्धमागधी भाषा से जन्म हुई भाषाओं का के बारे में बताते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वी हिंदी किस भाषा से जन्मी है, तो आंसर होगा अर्धमागधी भाषा से। और यदि पश्चिमी हिंदी पूछेगा तो आंसर हो जाएगा सौर सैनी भाषा। ठीक है, अगला है मागधी अपभ्रंश। इस अपभ्रंश से बिहारी हिंदी और मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा का जन्म हुआ है। तो ये बिहारी को लेकर प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि बिहारी हिंदी किस भाषा से निर्मित हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मगधी। और ये मैथिली का भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें बनता है कि मगधी अपभ्रंश को ही हम बिहारी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस अपभ्रंश का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस भाषा के जन्म में लगा, हिंदी भाषा के जन्म में लगा। और जो कौन सी भाषा थी, बिहारी हिंदी।
ठीक है। इसमें एक नोट याद रखिए आप कि जो मगधी अपभ्रंश है, इसी अपभ्रंश को बिहारी अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं टक अपभ्रंश। अभी ये अपभ्रंश का ही क्रम चल रहा है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है हमारा। तो टक अपभ्रंश से कौन सी भाषा का जन्म हुआ है? तो आंसर क्या याद रखेंगे आप? पंजाबी भाषा। ठीक है, अगला है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश से सामान्यतः सिंधी भाषा का जन्म हुआ है। दोनों ही एक ही धर्म से संबंधित हैं भाषाएं, जो कि पंजाबी क्षेत्र में बोली जाती हैं सिखों के द्वारा। ठीक है, तो सिंधी भाषा और पंजाबी भाषा, पंजाबी सामान्यतः टक अपभ्रंश से निर्मित हुई है और सिंधी भाषा सामान्यतः ब्राचड़ अपभ्रंश से जन्म हुई है। ठीक है, अब आगे है इसमें महाराष्ट्री अपभ्रंश। ये क्या होता है? या इस अपभ्रंश से मराठी भाषा का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो ये बात आप इसमें याद रखिए। इसमें यहाँ तक हमने ये क्या पढ़ लिए? अपभ्रंश। आधुनिक आर्य जो भाषा है उसमें जो सबसे आखिरी भाषा थी कौन सी थी? हमारी अपभ्रंश। और उस अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का जन्म हुआ है तो उनके बारे में हमने इसमें जाना। तो कुल इसमें कितनी भाषाएं थी हमारी? 6। उसके बाद अंत में इसमें नाम आता है हिंदी भाषा अपभ्रंश के बाद में। तो जितने भी मैंने अपभ्रंश पढ़ाए हैं आपको, उपरोक्त सभी अपभ्रंशों को यदि आप जोड़ दें और कुल जो 22 बोलियां हैं उनको मिला दें तो कौन सी भाषा का निर्माण होता है? हिंदी भाषा का निर्माण होता है। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाई है पश्चिमी हिंदी, उसी में मैंने पढ़ाया पूर्वी हिंदी, अभी पढ़ाई थी मैंने आपको बिहारी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, और इसी में आप प्रचलित होने वाली 22 बोलियों को और मिला दें तो ये सब मिलकर आपस में किसका निर्माण करती हैं? हिंदी भाषा का निर्माण करती हैं। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। अब आगे हैं इसमें हिंदी भाषा का विकास क्रम। यदि हम पूरे हिंदी भाषा के इस क्रम को शॉर्ट में समझना चाहें तो उसका क्रम इस प्रकार होगा कि सबसे पहले आती है संस्कृत भाषा, जो कि 2 भागों में बटी होती है। एक होती है वैदिक संस्कृत और दूसरी क्या होती है? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कठिन होने की वजह से लोगों के द्वारा नहीं सीखी गई और इसका प्रचार प्रसार आगे नहीं हो पाया और ये भाषा क्या हो गई? बंद हो गई। लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा लौकिक संस्कृत कहलाने लगी। यह इस भाषा की तुलना में क्या थी? सरल थी। फिर इसी भाषा का परिवर्तन समय के साथ किसमें हो गया? पाली भाषा में। पाली के बाद कुछ समय बाद भाषा किसमें चेंज हो गई? प्राकृत भाषा में। प्राकृत के बाद जो भाषा परिवर्तित हुई वो नया रूप क्या बना? उसका अपभ्रंश बना। और अपभ्रंश में भी क्या है? 6 प्रकार की अलग अलग भाषाएं जो कि मैंने पीछे आपको बता दी हैं। और अपभ्रंश के बाद में जितनी भी भाषाएं आपस में जुड़ती हैं वो सभी मिलकर किसका निर्माण करती हैं? हिंदी भाषा का निर्माण करती हैं। तो ये ऑर्डर बनेगा आपका ऊपर से संस्कृत, संस्कृत में कौन सा वाला? लौकिक संस्कृत। उसके बाद क्या होगी आपकी? पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगी? हमारी हिंदी भाषा। तो इस प्रकार से हमने इसमें जाना कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम होता है वह किस प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा जो यूनिट है पेपर के हिसाब से उसमें मुहावरों के बारे में भी कहा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे हम इसमें। अरण्य रोधन, इसका अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास करना। ठीक है, दूसरा है अधर काटना, इसका मतलब होता है विवश होना। अगला है अन्न जल उठ जाना, इसका मतलब है एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान की ओर क्या करना? प्रस्थान करना। ये किसका मुहावरा है? अन्न जल उठ जाने का ये अर्थ है। अगला मुहावरा है कि उंगली पर नचाना, इसका मतलब होता है तंग करना। किसी को तंग करने का मतलब है उंगली पर नचाना। उसके बाद अगला है नाकों चने चबाना, इसका अर्थ है बहुत अधिक परेशान कर देना। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वह है नंगे नाचना, इसका मतलब होता है कि बेशरम होना। यदि शर्म को बैच खाया है हमने तो उसी को आप कहते हैं बेशरम। और नंगे नाचने का अर्थ क्या होता है? बेशरम होना।
ठीक है। आगे है इसमें अगला मुहावरा, नशा उतारना। इसका मतलब होता है गर्व दूर हो जाना। नेक्स्ट मुहावरा है धूल भरा हीरा। धूल भरा हीरे का अर्थ है कि किसी निर्धन पिता का प्रतिभाशाली पुत्र, कि एक ऐसा घर है जो कैसा है, धूल भरा है, और उसमें क्या मिल गया, एक हमें हीरा मिल गया। तो उसका अर्थ है निर्धन पिता का प्रतिभाशाली पुत्र। अगला मुहावरा है धूप में बाल सफेद होना। तो इसका मतलब होता है अनुभवहीनता, कि बिना उस अनुभव के काम करते रहो आप, और कोई अनुभव आपको है नहीं है, और बेवजह आपके धूप में बाल क्या हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं अनुभव की कमी होना। नेक्स्ट है दो नावों में पैर रखना। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में, दोनों में से या फिर दोनों ओर क्या है, आप हो रहे हैं कि यहाँ की बात वहाँ कर रहे हैं और वहाँ की बात आप यहाँ कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं दो नावों में पैर रखना, पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ रहना। अगला मुहावरा है दांत तोड़ना। दांत तोड़ने का अर्थ होता है दंडित करना या किसी को सजा देना। क्या कहलाता है हमारा, दंडित करना या फिर दांत तोड़ना कहलाता है। अगला मुहावरा है आंख का काजल चुराना। इसका मतलब होता है अत्यंत कुशलता पूर्वक हाथ से या हाथ साफ कर लेना। जैसे कि आंख में से काजल चुराना मतलब बहुत मुश्किल काम होता है, तो मतलब बहुत ही सफाई से चोरी कर लेना क्या कहलाता है, हमारा आंख का काजल चुरा लेना कहलाता है। अगला मुहावरा है हाथ गरम करना। हाथ गर्म करने का अर्थ है घूस देना। यदि हम किसी को घूस दे रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाथ गर्म करना कहते हैं। अगला है हाथ पकड़ना। इसका अर्थ क्या होता है, आश्रय देना या किसी स्त्री को पत्नी बनाना। अगला मुहावरा है सिर चढ़कर बोलना। इसका मतलब होता है छिपाए ना छिपना। मतलब कोई काम आपने ऐसा कर दिया कि आप बार बार उसकी प्रशंसा करे जा रहे हैं, तो सिर चढ़कर बोलना मतलब छिपाए ना छिपना। अगला मुहावरा है सिर गंजा कर देना। इसका मतलब है मारने का भय दिखाना, किसी को डराना। ठीक है। अगला मुहावरा है कान फूकना। इसका मतलब होता है चेला बनना, किसी के सानिध्य में रह के उसके चेलापन करना या काम करना उसका। अगला मुहावरा है कान पकड़ना। मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा करना। ठीक है। तो इस तरह आज की इस क्लास में हमने हिंदी भाषा का उद्गम और उसका विकास क्रम जाना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।